हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करी थी, जैसे कि एसेट्स, जितने भी टाइप्स हैं एसेट्स के वो सभी, लायबिलिटीज उनके जितने भी टाइप्स हैं वो सभी, फिक्टिशियस एसेट्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, सब हमने डिस्कस किया था। और मैंने वहां पे सारे के सारे टाइम स्टैम्प्स भी लगा दिए हैं, सिंस अगर आपको कोई दो चार ही देखने था वो आराम से देख सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन है एसेट का मीनिंग वाला जरूर देख लेना, वो 20-25 मिनट का पार्ट है, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं बैचलर्स बीकॉम तक जाकर भी उनको इनकी मीनिंग क्लैरिटी नहीं होती है। आज हम करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट नंबर 2, जहां पर हम कोशिश करेंगे सारी की सारी टर्म्स जो भी रहेगी वो सारी की सारी हम खत्म कर दें। मैंने इसी पीपीटी में डाल दी है, लेकिन अगर लगा कि लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है तो फिर मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगा। ठीक है जी, तो जल्दी से शुरू करते हैं पहली टर्म के साथ। सारी टर्म्स को बहुत आराम से समझना, ये सारी बेसिक टर्म्स रहने वाली हैं। ये क्या हो गया? क्या सारी टर्म्स ऐसी आ गई क्या? सारी टर्म्स ऐसी आ गई क्या? नहीं नहीं, ठीक है, ये पहली ही ऐसी है। ठीक है, पहली 2 ऐसी है तो कोई बात नहीं। सो हमारे पास है पहली टर्म, दैट इज एंटिटी। एंटिटी देखो क्या होता है, बड़ी बेसिक सी चीज होती है एंटिटी। क्या लिखा हुआ है? एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। उसने बोला एंटिटी अब किसको बोलते हो? इकोनॉमिक यूनिट। मैंने इसे इकोनॉमिक, मैंने आपको पहले ही बताया, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, मॉनिटरी। ऐसी यूनिट जहां पर पैसे का लेन देन होता है, चाहे वो बिजनेस एंटिटी हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो। बिजनेस नॉन बिजनेस का मतलब क्या होता है? देखो, बिजनेस का मतलब होता है कि चाहे उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो, प्रॉफिट अर्न करना हो या ना हो, ठीक है, बट उसका अकाउंटिंग इकोनॉमिक है, उसका पैसे का लेन देन हो रहा है, तो दैट इज बेसिकली एन एंटिटी। मतलब कि चाहे वो सरकारी स्कूल हो, उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन पैसे का लेन देन तो हो रहा है ना, 200-400 रुपए फीस तो लेते ही है वो। तो दैट इज बेसिकली एन एंटिटी, कि आप चाहे बिजनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे, बट आप इकोनॉमिक एंटिटी हो कि पैसे का लेन देन हो रहा है, सो दैट इज योर एंटिटी। अगला आता है बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसके बारे में हमने पहली क्लास में बात करी थी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। बिजनेस ट्रांजेक्शन याद करो, मैंने आपको बताया था कि यार जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस जिसके अंदर बहुत सारे काम करने होते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये सब कुछ हमें करना होता है, किसके साथ करना होता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के साथ। रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, क्लासिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, समराइज करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, एनालिसिस करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। तो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ही बोलते हो, मैंने आपको बताया था। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक ही चीज होती हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड into by two parties that initiates the accounting process of recording in the books of account of an enterprise। जो ट्रांजैक्शन, जो इकोनॉमिक इवेंट शुरुआत करता है अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग के साथ, उसे आप बिजनेस ट्रांजैक्शन या अकाउंट या फिर आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हो। इसकी डेफिनेशन मैंने एक पहले भी बताई थी, वो भी आप कह सकते हो। अ ट्रांजैक्शन वेयर मनी इज इन्वॉल्व। ऐसा कोई भी लेन देन, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जहां पे क्या हो, पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, उसे आप क्या बोलते हो? बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हो। इसके टाइप्स देखते हैं, 2 डिफरेंट बेसिस पे इसके टाइप्स हैं। पहला बेसिस है मेरे पास रिलेशन विद अकाउंटिंग यूनिट। कहते हैं कि ये जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है वो अकाउंटिंग यूनिट का उस बंदे के साथ रिलेशन क्या है। कि मान लो मैं कहता हूं विद्यम के खातों में जो मैं ट्रांजैक्शन को लिख रहा हूं, विद्यम का सामने वाली एंटिटी से रिलेशन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। पहला उसने बोला इंटरनल अकाउंटिंग। इंटरनल अकाउंटिंग का मतलब होता है बेटा कि इंटरनली आप अकाउंटिंग कर रहे हो, उसके अंदर कोई सामने वाली पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। इंटरनल अकाउंटिंग मतलब डन फॉर इंटरनल पर्पसेस, उसका सामने वाली पार्टी से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो दैट इज माई इंटरनल ट्रांजैक्शन या इंटरनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मेरी होगी। इसको आप इंटरनल ट्रांजैक्शन भी बोलते हो, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी बोलते हो, जो इंटरनल पर्पसेस के लिए की जाती है। इसका एग्जांपल बता देता हूं मैं। एग्जांपल, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी या फिक्स्ड एसेट। कि एक बिजनेस
जब अपनी किसी फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट करता है तो उसके अंदर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है ना, वो खुद के लिए ही ट्रांजैक्शन एंट्री पास कर रहा है, सो दैट खुद के रिजल्ट सही बता पाए कि हमने एक मशीनरी ली थी 10 लाख की, 1 साल बाद हम कहते हैं कि 1 लाख की घिस गई, तो मेरे को उसकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पास करनी पड़ेगी, उसके अंदर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, मैं अपनी मशीनरी की वैल्यू को 1 लाख से रिड्यूस करूंगा, लेकिन कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, तो वो इंटरनल ट्रांजैक्शन है, वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। फिर आती है एक्सटर्नल या बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल या बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? जब कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है, जब क्या हो जाता है, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, या आपने गुड्स बेचे फॉर कैश, तो आपके पास थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया कि आपने गुड्स दिए, सामने वाले से आपने कैश दिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं या एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन बोलते हैं हम। फिर कहते हैं कि एक तो ये बेसिस हो गया कि समझो अकाउंटिंग यूनिट जिसकी खातों में आप ये चीजें लिख रहे हो, उसका दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है समझने का, दैट इज मोड ऑफ सेटलमेंट, कि सेटलमेंट का मोड क्या है, किस तरीके से आप ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट करने वाले हो। तो 2 मोड हो सकते हैं हमारे पास सेटलमेंट के, एक हो सकता है कैश, एक हो सकता है क्रेडिट। ये 3-4 गलत लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपके पास आएगा मोड ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे 1 और 2। कैश ट्रांजैक्शन मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैश में की गई हो, जैसे कि मैं बोलूं सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, कि कैश के बदले हमने गुड्स सेल किए, या मैं बोलूं सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, कि मैंने उधार पे गुड्स बेचे। समझ गए? तो मैंने अगर कैश पे बेचे तो वो क्या हो जाएगी? कैश ट्रांजैक्शन। मैंने उधार पे बेचे तो वो क्या आ जाएगी? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये होगी मोड ऑफ सेटलमेंट के हिसाब से 2 तरीके की, कैश और क्रेडिट। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्लियर है। इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स आते रहेंगे, सारे अच्छे से हम समझते रहेंगे। फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कैपिटल एंड ड्रॉइंग। देखो कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन इट्स बिजनेस। जो भी पैसा मालिक लगाता है अपने बिजनेस में उसे हम बोलते हैं कैपिटल। एक बिजनेस की शुरुआत करने के लिए मालिक को कुछ पैसा डालना ही पड़ता है बिजनेस में, तो वो जो पैसा डालता है उसे हम कैपिटल ऑफ द बिजनेस बोलते हैं। ठीक है जी। तो कैपिटल क्या हुआ हम देखते हैं जल्दी से। कहता है कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर होता है मालिक इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। बेसिकली एक बिजनेस की ओनरशिप काफी तरीकों से हो सकती है, कि अकेला बंदा बिजनेस चला रहा हो, या पार्टनरशिप का बिजनेस हो, या कंपनी का बिजनेस हो। ये सारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आप पढ़ने वाले हो क्लास 11-12 में ही, कि बेसिकली कोई भी बंदा, अब अगर कहते हैं कि जो भी पैसा इन्वेस्ट किया बाय प्रोप्राइटर, मतलब अगर कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, मतलब सिंगल ओनर है, तो उसके मालिक ने, या फिर बाय पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस, कि पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स ने। आप इसकी जगह हटा के सिर्फ एक वर्ड लिख सकते हो, अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइजेस बाय ओनर ऑफ बिजनेस। ठीक है, होता तो ओनर ही है ना, होता तो मालिक है। सोल प्रोप्राइटर के ओनर को आप प्रोप्राइटर बोलते हो, और पार्टनरशिप बिजनेस के मालिक को आप पार्टनर बोलते हो। ठीक है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग द मॉनेटरी वैल्यू, की जो सामने वाला जो मालिक है वो बिजनेस की शुरुआत में घर से कुछ पैसे भी ला सकता है, चाहे तो कुछ एसेट भी ला सकता है। जैसे मेरे को विद्यम इंस्टीट्यूट शुरू करना था, तो मैंने क्या किया, चेयर टेबल मेरे घर पे पड़ी थी, मैंने वो उठा ली, कैश बाकी मैंने लगा दिया। तो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट कैसे करी? कुछ एसेट डाल दी और कुछ मैंने कैश डाल दिया। ठीक है। अब बात करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? देखो कैपिटल होता है जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया मालिक ने। ड्राइंग होता है जो बिजनेस से मालिक ने पैसा निकलवा लिया पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज जरूरी है, ये नहीं कि बिजनेस का पैसा विद्यम का पास है। मैंने क्या किया, विद्यम के अकाउंटेंट के पास गया, मैंने कहा 2000 रुपए दे दो, मेरे को मार्कर लेके आने हैं, मेरे को बोर्ड लेकर आना है। तो वो मेरी ड्राइंग्स नहीं है, वो तो विद्यम का ही खर्चा है। लेकिन मैं कहता हूं 2000 रुपए दे दो, मेरे को अपने जूते लेकर आने हैं, तो दैट इज ड्राइंग्स। समझ आ गई बात? अब सोचोगे तुम कि यार खुद के बिजनेस में से पैसा निकालना, ये इसको तुम ड्राइंग क्यों बोल रहे हो? ये तो क्या हो गया, मालिक और बिजनेस एक ही तो होते हैं। लेकिन नहीं, हम आगे जाके एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। लेकिन आपको अभी बता दूं कि अकाउंटेंसी के अंदर मालिक और बिजनेस दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मालिक बिजनेस के लिए एक तरीके से क्रेडिटर होता है, कि उसने उधार पे पैसा दे रखा है। कि बिजनेस मान के चलता है कि जो कैपिटल है ना, मेरे को मालिक ने उधार पे दे रखी है, मेरे को इसके ऊपर उसको प्रॉफिट देना है, जो भी प्रॉफिट हमारा होगा हम मालिक को देंगे, और बिजनेस को लगता है कि इसके ऊपर मेरे को ब्याज भी देना पड़ सकता है, जो भी चीजें बिजनेस देता है। इसी तरीके से ड्रॉइंग्स, अगर मालिक ने पर्सनल यूज के लिए निकाला पैसा, तो बिजनेस कहेगा कि अब आपने पैसा निकाल लिया है, तो ये पैसा अब आपको वापस नहीं दूंगा मैं। तो बिजनेस के ऊपर मान लो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया,
ठीक है, साल के बीच में मैंने 40,000 विड्रॉ करवा लिया, तो बिजनेस मेरे को बोलेगा संयम सर आपके ना सिर्फ 60,000 लगे मेरे अंदर, ये मत बोल देना 1 लाख लगे, क्योंकि 40,000 आपने विड्रॉ कर लिए हैं। तो ड्रॉइंग क्या होता है, इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर, या सिर्फ ओनर लिख सकते हो आप इनकी जगह पे, बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, कि जब मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसे ड्रॉइंग्स बोलते हो, जब मालिक पैसा घर से लाके डालता है बिजनेस में तो उसको आप कैपिटल बोलते हो। अगला देखते हैं परचेज, सेल एंड रिटर्न्स। बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब भी बहुत जरूरी है समझना। देखो परचेज क्या होता है, परचेजेस क्या होती हैं? परचेजेस होती हैं जो आपने गुड्स खरीदे, जो आपने गुड्स खरीदे। देखो मैं आपको बार बार कुछ चीजें बोलूंगा, उन चीजों का खास ध्यान रखना। परचेजेस ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड और फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। मेरा जिस भी चीज का बिजनेस है, मान लो मेरा बिजनेस जूते बेचने का है, तो मैंने जब जूते खरीदे अपने सप्लायर से अपने कस्टमर को बेचने के लिए, तो वो मेरा परचेसेस है। लेकिन मैंने जूते की दुकान में एसी खरीदा कि अपनी दुकान में लगवा लूंगा, तो वो परचेजेस नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खर्चा नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, वो ये नहीं कह रहा खर्चा नहीं है। परचेजेस आप किसको बोलोगे? परचेजेस, सेल्स, ये दोनों वर्ड्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? ओनली फॉर गुड्स, ओनली फॉर गुड्स। मतलब कि अगर मैंने अपने जूते की दुकान में जूते मंगवाए, जूते लिए, जूते ऑर्डर करे सो दैट मैं कस्टमर को बेचूं, तो वो क्या है मेरे लिए? परचेजेस माना जाएगा। लेकिन मैंने एसी लगवाया, ये फर्नीचर खरीदा या कुछ भी और काम करवाया, वो मेरा परचेजेस नहीं माना जाएगा। समझ आ गई? हर चीज का खरीदना परचेसेस नहीं होता, सिर्फ गुड्स का खरीदना परचेसेस होता है। सिमिलरली हर चीज का बेचना सेल्स नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का बेचना सेल्स होता है। कि मैंने क्या करा, मैं दुकान पे बैठे बैठे मैंने जूते बेच दिया, 10,000 के जूते बेचे। मैं कहूंगा मेरी सेल कितनी है? 10,000 की है। लेकिन मैंने आज क्या करा था, आज ना मेरा एसी खराब हो गया था, मैंने एसी भी बेच दिया 5,000 का, तो वो सेल काउंट नहीं होगा। अब सोचो तुम किसी दुकानदार के पास जाओ और बोलो यार कितनी सेल कर ली सर आज, वो ये थोड़ी कहेगा कि जो भी चीजें बेची, वो कहेगा जो मैंने अपना माल बेचा, जो मैंने अपने गुड्स बेचे, सिर्फ वही सेल्स है। तो एक चीज समझना आपने, हर चीज का खरीदना परचेसेस नहीं होता, सिर्फ गुड्स का खरीदना परचेसेस होता है। हर चीज का बेचना सेल्स नहीं होता, सिर्फ गुड्स का बेचना सेल्स होता है। इसी तरीके से अगली टर्म जो मैंने परचेजेस के बाद है दैट इज सेल्स। सेल्स क्या होगा? सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचना इज सेल्स। तो इसी तरीके से परचेज रिटर्न क्या होगा? गुड्स का रिटर्न। हर चीज का रिटर्न परचेज रिटर्न नहीं होता, रिटर्न ऑफ गुड्स जो आपने खरीदे थे। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न क्या होगा? रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, जो तुमने गुड्स बेचे थे वो वापस आ जाए, तो दैट इज सेल्स रिटर्न। मतलब समझ आया? हर चीज का बेचना, हर चीज का खरीदना परचेजेस या सेल्स नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का खरीदना और बेचना परचेजेस और सेल्स माना जाता है। चलो जी अगली टर्म देखते हैं। अगला कहता है आरएफओ एंड गुड्स। आरएफओ क्या होता है? देखो आरएफओ की फुल फॉर्म होती है बेटा जी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आरएफओ की फुल फॉर्म होती है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नाम से समझ आता है, रिवेन्यू मतलब इनकम, फ्रॉम मतलब से, ऑपरेशन मतलब नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज से। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली नेट सेल्स का दूसरा नाम है। इसका नाम है नेट सेल्स का दूसरा नाम है। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है कि तुमने नेट कितने के गुड्स बेचे, नेट कितने के गुड्स बेचे, नेट कितने का माल बेचा। माल इज बेसिकली गुड्स को हम हिंदी में माल बोलते हैं अकाउंटेंसी की टर्म्स में। तो नेट सेल्स क्या कैसे निकलता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कि तुमने 1 लाख रुपए की सेल्स करी लेकिन 20,000 का रिटर्न आ गया, तो नेट सेल्स कितनी है? 80,000 की है। इसी को ही आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हो। इसी तरीके से नेट परचेसेस कैसे निकलता है? नेट परचेसेस कैसे निकलता होगा? अगर नेट सेल्स निकलता है टोटल जो तुमने सेल्स करी माइनस कर दो सेल्स रिटर्न, तो परचेसेस कैसे निकलेगा? जितने के गुड्स खरीदे माइनस कर दो जितने के रिटर्न किए। फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? परचेसेस माइनस परचेज रिटर्न्स। ओके जी, चलो अगला देखते हैं। देन वी हैव गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? फिजिकल आइटम्स ऑफ, जो भी आप गुड्स होती हैं बेसिकली जिस भी चीज का हम ट्रेड करते हैं, जिस भी चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं गुड्स। तो गुड्स क्या होते हैं? आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। फिजिकल आइटम्स जिनको तुम बेच रहे हो, फिजिकल मतलब जिनको देख सकते हो, टच कर सकते हो। ये सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज जब बोलते हो तो जब आप इंटेंजिबल चीजों को बेचते हो, जैसे हम अपनी टीचिंग बेच रहे हैं, आपको स्टडीज बेच रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ फिजिकल चीज नहीं जा रही, तो हम सर्विसेज बोल देंगे इसको।
that are purchased मैन्युफैक्चर्ड टू बी सोल्ड। गुड्स क्या होते हैं? जो भी चीज आप खरीदते हो या जिसको भी मैन्युफैक्चर करते हो बेचने के लिए, दैट इज बेसिकली गुड्स। क्योंकि एक कपड़े की दुकान है तो वो हो सकता है कि रेडीमेड कपड़ा लाए और उसको बेच दे, या फिर वो क्या कर सकते हैं, धागा खरीद के लाए बाजार से, उससे कपड़ा बुन के बेच दे। तो धागा भी उसके लिए गुड्स है और कपड़ा भी गुड्स है, कि चाहे वो उसको परचेज करके एज इट इज बेच दे या उससे वो मैन्युफैक्चर करके बेच दे। ठीक है जी, अगला देखते हैं। 1 मिनट नहीं, मैंने आपको बोला ना कि परचेज्ड और मतलब धागा उसके लिए गुड्स नहीं होगा, I'm sorry, कपड़ा ही होगा गुड्स। कि धागे से कपड़ा बने तो कपड़ा भी गुड्स है, या सीधा कपड़ा लेके बेचे तो कपड़ा गुड्स है। तो आगे मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दूंगा जब मैं आपको स्टॉक का मीनिंग समझाऊंगा, तो मैं नहीं चाहता तुम्हारे मन में डाउट क्रिएट हो। तो बेसिकली गुड्स होते हैं जो एज इट इज चीज जो आप बेचने वाले हो, फाइनली दैट इज योर गुड्स। ठीक है, आगे मैं आपको और अच्छे से क्लैरिटी दूंगा, अभी इसी लेक्चर में ही आ ही गया। लो स्टॉक आ गया अगला ऑप्शन। ठीक है, सो स्टॉक क्या होता है? देखो, स्टॉक या इन्वेंट्री बहुत ध्यान से समझना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पूरा अकाउंट्स एक सब्जेक्ट भी बनता है। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हम उसमें स्टॉक इन्वेंट्री के ऊपर एक पूरी बुक पढ़ते हैं। सो इसका हम बहुत, अभी तो शुरुआत है तो बहुत आराम से समझेंगे कि क्या होता है स्टॉक, क्या होता है इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री होता है जितना भी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारे पास गुड्स पड़े हैं रेडी टू सेल। पढ़ के देखें क्या लिखा हमने। स्टॉक इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट। करंट एसेट तो है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था जब एसेट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तभी बता दिया था। ऐसी चीजें जिसका पर्पस होता है रीसेल करके कैश में कन्वर्ट करना, उसे तुम क्या बोलते हो? उसे तुम स्टॉक बोलते हो। कहते हैं कि स्टॉक इज अ करंट एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल in ordinary course of business or for the purpose of using it in the production of goods meant for sale। अब आया स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक के अंदर मोटे मोटे तौर पे यहां पर इस डेफिनेशन के हिसाब से दो चीजें आई। एक तो गुड्स जो तुम्हारे पास पड़े हैं रेडी फॉर सेल, जिनको तुम डायरेक्टली सेल कर दोगे। एक और चीज उसने क्या लिखी, क्या कहते हैं कि क्या लिखा उसने कि एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्डिनरी, क्या लिखा हुआ, हाँ, फॉर द पर्पस ऑफ सेल, कि एज इट इज बेच दोगे, या फिर और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन, या फिर उसका यूज करोगे प्रोडक्शन में। तो बेसिकली वो कहना चाहता है रॉ मटेरियल, है ना। जैसे मैंने कपड़े की दुकान का भी एग्जांपल दिया था, तो मैंने कहा था कपड़े की दुकान पे जो कपड़ा पड़ा है वो गुड्स रेडी फॉर सेल है, लेकिन जो धागा पड़ा है जिसका तुम कपड़ा बनाने वाले हो वो रॉ मटेरियल है। तो स्टॉक के अंदर दोनों चीजें आती हैं। बेसिकली स्टॉक में 3 चीजें आती हैं, एक और चीज भी आती है, वो क्या है? एक तो आता है गुड्स विच आर रेडी फॉर सेल, एक आते हैं रॉ मटेरियल, एक आता है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या आता है बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब कि मेरी कपड़े की दुकान है तो मेरे पास जो मेरे कपड़े सिल के तैयार हो गए तो वो मेरे गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। जो धागा पड़ा है वो मेरा रॉ मटेरियल में आ जाएगा। कुछ ऐसा भी तो होगा ना यार, मैंने धागे से कपड़ा बना दिया लेकिन अभी सीलना रहता है, तो वो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। तो स्टॉक 3 तरीके का होता है। स्टॉक ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? गुड्स रेडी फॉर सेल को हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऐसे गुड्स जिनके ऊपर सारा काम हो चुका है, दे आर रेडी टू बीइंग सोल्ड, इनको हम बेचने के लिए तैयार हैं। स्टॉक के अंदर दूसरी चीज क्या आती है? रॉ मटेरियल का स्टॉक। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का मटेरियल, कच्चा माल जिससे मैं अपने गुड्स तैयार करता हूं। और तीसरा क्या आता है? वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP प्यार से बुलाते हैं हम इसको, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। समझ आ गई बात? ये 2 चीजें और लिखी हैं, व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक होता है स्टॉक एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, जो मेरे साल की शुरुआत में है, कि जब मैंने साल शुरुआत की तब मेरा स्टॉक कितना था। और क्लोजिंग स्टॉक आप किसको बोलोगे? स्टॉक एट एंड ऑफ ईयर, कि मेरे ईयर एंड पे स्टॉक कितना था। ठीक है जी। तो स्टॉक एट बिगिनिंग ऑफ ईयर बोले तो 1 अप्रैल 2025 को कितना है, और ईयर एंड कब आएगा इसका? 31 मार्च 2026 को कितना है। समझ गए जी? तो दिस इज योर स्टॉक। ये होते हैं स्टॉक के टाइप्स। अगले पेज में मेरे हिसाब से ये लिखे होने चाहिए। बिल्कुल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आप जानते हो, जो गुड्स रेडी हो चुके हैं बिकने के लिए। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिसको तुम कन्वर्ट करोगे अपने फिनिश्ड गुड्स में और बेचोगे। वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी रास्ते में है, कि रॉ मटेरियल से तो ऊपर उठ चुके हैं, कुछ प्रोसेस हो चुकी है लेकिन फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो ये क्या होगा आपका? वर्क इन प्रोग्रेस।
चलो जी अगली टर्म पे चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स नाम से समझ आता है रिसीवेबल है सर, कुछ पैसा आने वाला है। ट्रेड का मतलब होता है सर बिजनेस रिलेटेड। ट्रेड का मतलब होता है क्या? बिजनेस रिलेटेड। अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो हमेशा इस बात को पल्ले बांध लेना कि ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस रिलेटेड। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर वो सभी रिसीवेबल्स आते हैं एक बिजनेस के जो ट्रेड से रिलेटेड है, जो बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है। फिर से मेरी कपड़ों की दुकान है, मैंने किसी को उधार पे कपड़े बेचे, वो जो मेरे पास पैसा आना रहता है, मैंने 5,000 के कपड़े उधार पे बेचे तो ये 5,000 मेरे लिए क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन मेरी दुकान पे जो मैंने एसी बेचा था ना 4,000 का, 5 का बेचा था, अब हम कहते थे 4,000 का, हमने 4,000 का जो एसी बेचा था उसके पैसे अभी आने रहते हैं, तो क्या मैं उसको ट्रेड रिसीवेबल बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। ठीक है, ये नहीं कि मैं उससे पैसे लूंगा नहीं या मैं उसको खातों में लिखूंगा नहीं, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल के नाम से नहीं लिखूंगा। ट्रेड रिसीवेबल के नाम से सिर्फ उन लोगों के नाम लिखूंगा जिन्होंने गुड्स उधार पर लिए, जिन्होंने गुड्स उधार पर लिए। गुड्स बोले तो जिस चीज को बेचने का मेरा बिजनेस है पड़ा, जिस चीज को बेचने का मेरा धंधा है पड़ा, अगर वो चीज तुम उधार पे लेकर गए हो तब मैं तुम्हें ट्रेड रिसीवेबल बोलूंगा। अदरवाइज अगर मैंने तुमसे पैसा लेना है किसी और वजह से तो मैं तुम्हें ट्रेड रिसीवेबल नहीं बोलूंगा। ठीक है जी, तो ट्रेड रिसीवेबल आराम से पढ़ लेते हैं जल्दी से। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रेंडर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस में अगर आपने किसी को गुड्स या सर्विसेज बेचे हैं उससे रिलेटेड कुछ अमाउंट रिसीवेबल है तो उसे तुम क्या बोलते हो? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आप दो चीजें पढ़ते हो, एक तो पढ़ते हो डेटर्स, एक पढ़ते हो बिल रिसीवेबल्स। डेटर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिसको तुमने उधार पे सामान बेचा दैट इज बेसिकली योर डेटर। जिसको तुमने उधार पे सामान बेचा, अ पर्सन और एंटिटी टू हुम गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। जिसको तुमने उधार पे सामान बेचा वो क्या होता है? डेटर होता है। लेकिन इस डेटर से थोड़ी सिक्योरिटी पाने के लिए बिजनेसेस कई बार कहते हैं कि सर आप हमारे को एक बीआर दे दो, क्योंकि कोई भी डेटर आता है तो भाई सर जी कपड़े दे दो, मैं कहा दे देता हूँ भाई, पैसे दे दे। उन्होंने कहा नहीं सर पैसे नहीं है, उधार पे दे दो। मैंने कहा मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है। तो उन्होंने कहा सर कर लो। मैंने कहा मैं नहीं करता, मेरे को कुछ सॉलिड दे तब मैं मानूंगा। तो आपने बोला सर ये लो मेरा बीआर, बीआर बोले तो बिल रिसीवेबल, इसके अंदर मैं वादा करता हूं कि 90 दिन बाद जब आप ये बैंक के पास लेके जाओगे तो बैंक आपको मेरे बिहाफ से पैसे दे देगा, कि मतलब बैंक में से मेरे खाते में से पैसे कट के आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अब मेरे को विश्वास हो गया 3 महीने में पैसे आ जाएंगे, तो मेरे को बीआर दे जा। तो डेटर कन्वर्ट हो जाता है बीआर में, बिल रिसीवेबल में, जब मेरे को वो क्या दे दे? बिल ऑफ एक्सचेंज दे दे। इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अगर आपने स्कैम 1992 देखी है, हर्षद मेहता स्कैम, तो उसके अंदर सारा स्कैम इन्हीं बीआर के ऊपर हुआ था। देखो क्या हुआ, बिल रिसीवेबल मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर। बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर, कि जब एक डेटर कहता है कि मैं बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता हूं कि इतने दिनों बाद आप बैंक से मेरे खाते पैसे ले लेना, तो उसे हम क्या कहते थे? द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफिक डेट। उसके ऊपर एक डेट लिखी होती है, उस तारीख को मेरे को पैसा मिल जाएगा, सो उसे हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। इन दोनों के सम को हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल इज सम ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स। ठीक है जी। इसी तरीके से अगली टर्म आती है हमारे पास ट्रेड पेबल्स। रिसीवेबल का मतलब पैसा रिसीव होना रहता है सर, पेबल का मतलब पैसा देना रहता है। ट्रेड का मतलब सर, ट्रेड का मतलब बोल दो बिजनेस से रिलेटेड जो पैसा देना रहता है, डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड जो पैसा देना रहता है, वो क्या होगा? तुम्हारा ट्रेड पेबल्स होगा। तो ट्रेड पेबल्स के अंदर क्या आता है? अगर तुमने सामान खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं उधार पर, तो वो जो पैसा देना रहता है वो क्या होगा? ट्रेड पेबल। फिर से ट्रेड पेबल के दो टाइप्स होंगे, एक होगा क्रेडिटर्स और एक होगा बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स मतलब जिनसे तुमने उधार पे सामान खरीदा। बिल्स पेबल अगर तुमने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया सामने वाले को, पहले तुम रिसीव कर रहे थे, अब तुम बिल ऑफ एक्सचेंज सामने वाले को दे देते हो कि ये मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके तुम्हें दे रहा हूं, तुम मेरे खाते से पैसे निकलवा लेना स्पेसिफिक डेट को, तो वो बिल पेबल बन जाएगा। देखें जल्दी से, अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स
और सर्विसेज या दोनों चीजें। इट इज अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज और बॉट टेकन इन ऑर्डिनरी, 2 बार क्यों लिख दिया, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रूटीन बिजनेस के अंदर जो भी आपका अमाउंट पेबल होता है उसे आप ट्रेड पेबल्स बोलते हो। ट्रेड पेबल सम टोटल होता है किसका, क्रेडिटर्स का एंड बिल्स पेबल का। क्रेडिटर्स फिर से क्या होते हैं हमारे पास, जिनसे मैंने उधार पे सामान खरीदा। अ पर्सन और एंटिटी टू हुम अमाउंट इज पेबल, किस चीज के लिए पेबल होना चाहिए, अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और किसी वजह से अगर मैंने किसी का पैसा देना है तो उसको मैं क्रेडिटर नहीं बोलूंगा। मान लो मैंने बैंक से लोन ले रखा है और बैंक को लोन चुकाना है तो वो मेरा क्रेडिटर नहीं है। क्रेडिटर सिर्फ उसको बोलूंगा अगर मैंने तुमसे गुड्स उधार पर लिए हैं तो। ठीक है जी। तो अगला आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कब हो जाएंगे, बिल पेबल मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और एंटरप्राइज द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन स्पेसिफिक डेट, की हमने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया और हम कहते हैं कि अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो, ये ले जाओ और इस स्पेसिफिक डेट पे आप खाते से पैसे निकलवा लेना। समझ गई जी। तो ट्रेड पेबल क्या होता है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। नेक्स्ट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। लागत बोले तो कि भाई मेरा कितना पैसा लगा, मेरे को इन गुड्स को बनाने में कितना पैसा लगा, मैन्युफैक्चर करने में, जब मैंने खरीद के बेच रहा हूं तो मेरे को कितने का बिका। मान लो मैंने क्या किया, मैंने अपने सप्लायर से 100 रुपए की शर्ट ली, फिर मैंने वो शर्ट 150 रुपए की सेल कर दी। तो यहां पर मेरी कॉस्ट कितनी है, सर कॉस्ट है मेरी 100 क्योंकि मैंने जितने की खरीदी, और मेरा सेल्स कितनी है, सेल्स मतलब मैंने कितने का सामान बेचा, या मैं इसको क्या बोलता हूं बेटा, आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है मेरा, 150। समझ गए। इसके बीच का डिफरेंस जो होगा उसे मैं क्या बोल दूंगा, मेरा प्रॉफिट, उसे हम ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं। आगे हम सीखेंगे इन डेप्थ में क्या क्या चीजें क्या होती हैं। कॉस्ट समझ आ गया। ये कहते हैं कि अगर तुम खरीद के बेच रहे हो तो 100 रुपए, अगर कई बार होता है कि हमने जी 50 रुपए का धागा खरीदा, 20 रुपए खर्चा हो गया, 30 रुपए खर्चा हो गया, इस तरीके से इतने का बन गया, फिर वो कॉस्ट टोटल हो जाएगी कि 50 का धागा खरीदा, 20 रुपए की प्रोसेस हो गई, कुछ 70 रुपए हो गए, तो तुमने 120 का बेचा तो हम कहेंगे 70 रुपए कॉस्ट है, 120 आरएफओ है। ठीक है, चलो देखो अगला है वाउचर। देखो वाउचर के ऊपर आपके पास एक पूरा चैप्टर आएगा जिसके अंदर हम इन डिटेल इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, और ये ना समझ भी तभी थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन मैं अभी आपको फिर भी हिंट दे देता हूं ताकि आपको अभी भी कुछ क्लैरिटी हो वाउचर का मतलब क्या होता है। बेसिक डेफिनेशन देखें तो कहते हैं एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस। हमने ना जब ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पढ़े तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी जिसमें हमने बोला था कि ये ना रिलायबल होता है। रिलायबल मतलब इससे भरोसेमंद होता है। भरोसेमंद क्यों होता है, क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड होता है। उन्हीं एविडेंस को हम बोलते हैं वाउचर। वाउचर इज बेसिकली क्या होता है, एन एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है तो उसका हम वाउचर काट देते हैं, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं वाउचर काट देते हैं, मतलब वाउचर बना देते हैं उसका। और वाउचर क्या होता है, उस ट्रांजैक्शन का एक सबूत होता है कि ये हुई है। जैसे कि मेरी कोचिंग के अंदर हमने एक बाइक ले रखा है, तो हमारे कोई भी एम्प्लॉय जाता है बाइक पे तो वो पेट्रोल भरवाता है, तो उसको स्लिप लानी पड़ती है, फिर वो आके वाउचर कटवाता है कि ये देखो सर ये मेरी स्लिप है, तो ये एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन है, अब आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री कर दो। तो वाउचर दो तरीके का होता है। एक होता है सोर्स वाउचर, एक होता है अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, सोर्स वाउचर होता है बेसिकली जो खुद एविडेंस है, जैसे कि हम बिल देते हैं किसी को, या हम कैश मेमो देते हैं। अगर हमने कोई कैश सेल्स करी या कैश में कुछ सामान खरीद के आए तो जो पर्ची मिलेगी वो होता है मेरा बेसिकली सोर्स वाउचर। की सोर्स क्या है, इट इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये क्या होता है, एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। एग्जाम्पल के तौर पे कैश मेमो, इन सब के बारे में हम आराम से बात करेंगे। कैश मेमो होता है जब आपने कैश सेल्स करी या कैश परचेसेस करी। इनवॉइस मिलता है जब आपने उधार पे सामान खरीदा या बेचा, कैश में करा जब, यहां पर जब आपने उधार में करा तब। रिसिप्ट होता है कि किसी को पेमेंट करी तो आपको जो उसने पर्ची दी रिसिप्ट की। डेबिट क्रेडिट नोट होते हैं, थोड़ी सी एडवांस चीज है ये, जब हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ लेंगे उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ये है भी इसीलिए 7 चैप्टर उसके बाद आता है ताकि आपको वो चीजें पता हो। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर होते हैं बेटा, देखो पहले आप सोर्स वाउचर चाहिए आपको कि आपका एविडेंस क्या है, वो बिल ला कर दो। फिर बिल लाकर उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करने के लिए जो मैं एक वाउचर बना हुआ है,
कि मेरा अकाउंटेंट बैठा है, मेरे अकाउंटेंट ने पहले तो वो कैश मेमो, मतलब अगर कैश में कुछ सामान खरीद के आया मेरा एम्प्लॉय तो वो देगा, तो वो हो गया उसका सोर्स वाउचर। अब उस सोर्स वाउचर को देख के अकाउंटेंट मेरी जनरल एंट्री पास करेगा, मतलब उसको रिकॉर्ड करना चाहेगा अपने खातों में, तो वो रिकॉर्ड करने से पहले एक वाउचर काट के देगा एक और, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, कि इसकी अकाउंटिंग ऐसे ऐसे होनी चाहिए। फिर तीसरा अकाउंटेंट बैठ के वैसी वैसी अकाउंटिंग कर देगा, ठीक है। सो ये होता है अकाउंटिंग वाउचर। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोर्स वाउचर, है ना, कि वो बिल होगा तभी तो वो बना पाएंगे। शोइंग द अकाउंट हेड, इसके अंदर हम अकाउंट हेड्स लिखते हैं कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, किस तरीके से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना है। अभी मैं डेबिट क्रेडिट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होना है। अगर अभी दिल कर रहा है ना मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट समझने का, तो जल्दी से यूट्यूब पे लिखो मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट, आपको मेरी वीडियो ऊपर ऊपर दिख जाएगी, आप सुन लेना, आपको समझ आ जाएगा। चलो जी, तो ये दिखता कैसे है? कैश मेमो में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैश मेमो कैसे दिखता है। तो कैश मेमो देखो, तो कैश मेमो देखो, यहाँ पर जैसे हमारी फर्म का नाम, तो यहाँ पर क्या क्या सामान आया, कितना कितना आया, क्या रेट था, टोटल अमाउंट क्या है, उनका साइन। तो ये हमारा हो गया जी कि कैश मेमो, कि हमने इतना सामान, गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, हमने कैश मेमो इशू कर दिया कि जी आपने हमें इतना कैश दे दिया, हमने आपको ये सामान दे दिया। अब क्या होगा फिर इसका रिलेटेड, ये अकाउंटिंग वाउचर, ये होता है अकाउंटिंग वाउचर, वो हो गया सोर्स वाउचर, ये हो गया अकाउंटिंग वाउचर, कि उसको देख के हम बताते हैं क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। इसके अंदर खाते लिखे जाते हैं कि सर परचेजेस को डेबिट कर दो, ठीक है, कैश मेमो नंबर ये, तो मतलब आप क्रेडिट किसको कर रहे हो, क्रेडिट आप कैश को कर रहे हो। तो ये हम आगे अच्छे से सीखेंगे वाउचर कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है एंड ऑल। ये हल्का सा आप देख सकते हो, ये होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, ये होता है इसका अकाउंटिंग वाउचर। आगे चलते हैं, व्हाट इज डिस्काउंट? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कि डिस्काउंट क्या होता है। सर ये कोई बताने की चीज है ना? डिस्काउंट तो हमें पता है क्या होता है। डिस्काउंट होता है कि जितना जिस चीज का रेट है अगर उससे कम में मिल जाए तो मतलब डिस्काउंट है। बिल्कुल सही समझते हो, लेकिन डिस्काउंट किस किस तरीके का होता है, किस डिस्काउंट को हम लिखते हैं, किस डिस्काउंट को हम नहीं लिखते, ये समझने की बातें हैं ना अल्लाह। तो इनको तो समझाऊंगा मैं तुम्हें। तो देखो डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट रेफर्स टू रिडक्शन इन लिस्टेड प्राइस और अमाउंट पेबल। ध्यान से सुनना, यहां पे दो बड़ी बातें लिखी हैं। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, दो तरीकों से दिया जा सकता है मेजरली। रिडक्शन इन दो तरीकों से दिया जा सकता है मेजरली। एक तो क्या कर दो, रिडक्शन इन प्राइस, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है डिस्काउंट देने का, दूसरा तरीका होता है रिडक्शन इन अमाउंट। अब सोचो कि सर ये अमाउंट और प्राइस में क्या फर्क है बड़ा फर्क, अभी आपको बताता हूं। रिडक्शन इन प्राइस इज बेसिकली होता है, इसका मतलब होता है कि तुमने क्या करा कि चीज थी 500 रुपए की, तुमने कहा कि अगर 2 लोगे तो 400 की एक दे देंगे। रिडक्शन इन अमाउंट का बेसिकली मतलब होता है तुमने जब सामान खरीद लिया तो हम कहते हैं कि तुम टाइम पे पेमेंट कर दो, इसलिए डिस्काउंट दे रहे हैं। इतनी इन डेप्थ आपको पता भी चल जाएगा क्योंकि मैं जब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स डिस्काउंट कराऊंगा तो पहले आप पढ़ लो। इट इज ऑफर्ड बाय सेलर टू द बायर फॉर वेरियस रीजंस। मेजरली 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन तो होता है कि सेल्स प्रमोट करना, और दूसरा होता है अर्ली पेमेंट रिसीव करना। कि एक तो होता है कि हम कहते हैं ज्यादा सामान बिक जाए, दूसरा रीजन होता है कि पेमेंट जल्दी मिल जाए। कि जब बड़े बिजनेस होते हैं तो वहां पे हम चाहते हैं कि हमारे को पेमेंट जल्दी मिल जाए। जनरली कोचिंग के बिजनेस में ऐसा देखा जाता है कि हमारी फीस बनती है जी मान लो 20,000, तो हम कहते हैं सर अगर आप पहले महीने ही सारी फीस दे दो तो आपको 18,000 लग जाएगी। तो दिस इज अर्ली पेमेंट के लिए दिया गया डिस्काउंट, ठीक है जी। सो इस तरीके से डिस्काउंट दिए जाते हैं। डिस्काउंट इज रिडक्शन इन प्राइस और रिडक्शन इन अमाउंट। अब डिस्काउंट के टाइप्स देखते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट हम कहते हैं। 3 टाइप्स में से भी 2 मेजर होते हैं, एक और भी होता है, तीनों पढ़ेंगे हम एक्चुअली में। लेकिन कई बार जैसे आपकी बुक है तो वो कई बार वो 2 भी लिख देती है, कोई बुक 3 लिख देती है। तो टाइप्स ऑफ डिस्काउंट में हम मेजरली 3 डिस्काउंट्स पढ़ते हैं। पहला डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तुम जानते ही हो, पैसा कम कर लेना। ट्रेड का मतलब बिजनेस के लिए, है ना। बिजनेस के लिए बोले तो ज्यादा सामान बेचने के लिए। क्या होता है, ज्यादा सामान बेचने के लिए। देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी गई है, इसका मीनिंग क्या है देखो। तो इसका मीनिंग है अ रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स गिवन बाय होलसेलर टू द रिटेलर और टू बल्क बायर्स। कहते हैं कोई भी जब ज्यादा सामान खरीदता है तो हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं, दैट्स इट। अब इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर बल्क परचेसेस, कि सामने वाला बंदा अगर बल्क में मतलब ज्यादा सामान खरीदे, वो प्रमोट करने के लिए हम लिस्ट प्राइस में डिस्काउंट दे देते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि सर अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे
कि बेटा एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 20,000 का, 2 पढ़ोगे तो 18,000 पर सब्जेक्ट पड़ जाएगा, 3 पढ़ोगे तो 17,000 पर सब्जेक्ट पड़ जाएगा। तो मैं ये जो डिस्काउंट दे रहा हूं ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है, ज्यादा सेल करने के लिए। और ये डिस्काउंट हर एक को अवेलेबल होता है, ये डिस्काउंट हर एक को अवेलेबल होता है। पहले पर्पस देखते हैं, पर्पस इसका क्या है? टू एनकरेज बल्क बाइंग और कंटिन्यू लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप। कहते हैं कि बल्क में लोग खरीद ले इसलिए हम ऐसा करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसका? इसको आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो। इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसका? आप इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एट नेट प्राइस। मतलब कि कहते हैं कि आप इस डिस्काउंट को स्पेशली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हो कि हमने इस बंदे को डिस्काउंट दिया। क्यों नहीं दिखाते हो? क्योंकि दिस अकाउंट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, तो इसलिए दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जो चीज तुम हर एक को ही दे रहे हो तो उसके लिए तुम अलग से क्यों दिखाओगे कि मैंने राम को दी या शाम को दी या किसी को भी दी? सो ये क्या होता है हमारा? इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वहीं पे मैं बात करूं कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? कैश डिस्काउंट का मतलब देखो, पहले तो कैश डिस्काउंट होता है अ रिडक्शन इन अमाउंट पेबल इफ पेमेंट इज मेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। कहते हैं कि हम कहते हैं कि सर आपने मेरे को 40,000 फीस देनी है, अगर आप अभी दे दो, 1 महीने के अंदर अंदर दे दो, तो मैं आपको 38,000 में डन कर दूंगा। तो दिस इज रिडक्शन इन अमाउंट। हम क्यों दे रहे हैं? ताकि आप जल्दी मेरे को पैसा दे दो, अर्ली पेमेंट्स रिसीव करने के लिए। क्या ये हर एक को दिया जाता है? नहीं, ये किसी को दोगे किसी को नहीं, क्योंकि कोई तो अर्ली पेमेंट करेगा, कोई नहीं करेगा। सो इसलिए कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना जरूरी है बुक्स में। पहले पर्पस देख लो, पर्पस बड़ा सिंपल है, टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट्स। इंपॉर्टेंट नोट देख लो, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज एन एक्सपेंस फॉर द सेलर एंड इनकम फॉर द बायर। बेचने वाला खरीदने वाला दोनों रिकॉर्ड करते हैं। बेचने वाला, मैं अगर बेचने वाला हूं तो मैं कहूंगा यार 40,000 का कोर्स था, मैंने 38,000 में बेच दिया, तो मैं इसको बोलूंगा कि मेरा 2,000 का एक्सपेंस है। ठीक है। तू खरीदने वाला बोलेगा 40,000 देने थे, 38,000 में काम सर गया, 2,000 मेरी इनकम है, कि 2,000 का मेरे को फायदा है, तो 2,000 का इनकम बोलेगा बायर। समझ के? तो 2,000 का इनकम बोलेगा बायर। तीसरी आती है रिबेट। ये तीसरा तरीके का डिस्काउंट है। ये रिबेट क्या होती है? ये रिबेट दी जाती है इन केस को भी डिफेक्टिव गुड्स चले जाए, आफ्टर सेल्स दिया जाता है ये, कि यार मैंने क्या किया कि तुम्हें कपड़े बेच दिए, ठीक है, उस टाइम जो डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट जो भी लग गया, वो कपड़ा निकल गया, उसकी क्वालिटी खराब, 4 महीने पहना वो खराब निकल गया, तुम आए भागे भागे, अरे क्या दे दिया? मैंने कहा यार गलती से दे दिया। तो मैं कहूंगा कि एक काम करो, मैं आपको रिबेट दे देता हूँ। रिबेट बोले तो एक तरीके से मैं कूपन दे देता हूँ, ये लो 500 रुपए का कूपन, मेरी दुकान से जो मर्जी सामान खरीद लो। तो दिस इज बेसिकली रिबेट। क्या होता है? अ पार्शल रिफंड गिवन बाय द बायर आफ्टर द सेल्स ड्यू टू सम इश्यूज लाइक डिफेक्टिव गुड्स निकल गए, या डिले इन डिलीवरी हो गया, या फिर प्रमोशनल ऑफर्स की वजह से। पर्पस क्या होता है इसका? पर्पस होता है टू कंपनसेट द बायर, कि हम बायर को कंपनसेट करना चाहते हैं, और अट्रैक्ट द कस्टमर थ्रू स्कीम्स, की कोई स्कीम निकाल दी बिना बात की। आपके जो सिलेबस में वो स्कीम वाला पोर्शन नहीं है, वो इतना इतना ही पोर्शन है। आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ इतना इतना ही पोर्शन है। ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसके बारे में? इंपॉर्टेंट नोट आपको दे रखा है, कहते हैं रिबेट इज यूजुअली गिवन आफ्टर द सेल्स इज कंप्लीट एंड मे और मे नॉट बी रिकॉर्डेड। नहीं, ये थोड़ा हाई लेवल का मैंने पीपीटी बना दिया भैया, ये रिकॉर्ड ही करना है, आप रिकॉर्ड करोगे। दिस इज रिकॉर्डिंग, आपको रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड होगा आपको सिखा देंगे हम। आपने ये रिकॉर्ड करना है। आप सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप कैश डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड करोगे, और आप रिबेट को भी रिकॉर्ड करने वाले हो। सॉर्टेड है जी। चलो आगे चलते हैं। व्हाट आर बैड डेट्स? बैड डेट्स बोले तो बुरे डेट्स, है ना। बैड का मतलब बुरे, डेट्स का मतलब जिनसे तुमने पैसा उधार पे दे रखा है, मतलब जिससे तुमने पैसा लेना है। तो अब जब तुमने उधार पे सेल्स करी, तो ये तो नहीं है ना कि सारे का सारा पैसा मिल जाएगा, कुछ डूब भी जाएगा। इसे हम बोलते हैं डूबत, जो डूब गया पैसा। तो बैड डेट्स आर बेसिकली ऐसे डेटर्स जिन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, सो दे आर बेसिकली माय बैड डेट्स। तो बैड डेट्स इज द अमाउंट ओड टू द बिजनेस, ओड टू द बिजनेस, आप इसको ऐसे लिख देना, रिसीवेबल बाय बिजनेस, रिसीवेबल बाय बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ, जिसको आपने राइट ऑफ कर दिया बिकॉज ऑफ इट बिकमिंग इररिकवरेबल।
या आप इतना भी लिख सकते हो, बैड डेट्स इज द अमाउंट रिसीवेबल बाय द बिजनेस दैट इज नाउ इररिकवरेबल, जिसको तुम अब रिकवर नहीं कर सकते। ये बिजनेस के लिए लॉस होता है, बिजनेस को लिए ये लॉस होता है, बिजनेस इसको अपना घाटा मान लेता है और चुप हो जाता है। ठीक है, ये हर बिजनेस में होता है, ये नहीं कि सोचो कि केस कर देंगे कर दे, वो करते हैं लेकिन वो आप उसको अपना राइट ऑफ कर देते हो, उसको अपना लॉस मान लेते हो। आगे चलते हैं, बैलेंस शीट। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना, एक तो होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना, मतलब कि जानना कि इस साल तुमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। दूसरी चीज होती है फाइनेंशियल पोजीशन जानना, दूसरी चीज होती है फाइनेंशियल पोजीशन जानना, जिसे हम बोलते हैं एसेट लायबिलिटी का स्टेटस जानना, जिसे हम बोलते हैं एसेट लायबिलिटी का स्टेटस जानना कि एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, वो बता दो। तो एसेट लायबिलिटी का स्टेटस जानने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन, और फाइनेंशियल पोजीशन बताती है मुझको मेरी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट शोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता है मेरे को? P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो क्या होता है? वो एक अकाउंट होता है विच शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। तो ये बैलेंस शीट क्या हुई फिर? अ स्टेटमेंट of balances of assets and liabilities. It is a statement of the financial position of an individual or enterprise at a given date, एक पर्टिकुलर तारीख पे आज कितनी एसेट है कितनी लाइबिलिटी है, which exhibits its assets, liabilities, capital, reserves and other account balances at their respective book values, कि उनकी बुक्स में क्या वैल्यूज दिख रही हैं। ये बाकी नाम क्या लिखे सर आपने? एसेट लाइबिलिटी के ही पार्ट होते हैं, तो आप सिर्फ एसेट लाइबिलिटी बोल सकते हो, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी के अंदर आ जाती है, रिजर्व्स भी उसी के अंदर आ जाते हैं, बाकी चीजें भी आ जाती हैं। तो आप एसेट्स मेजर हेड और लाइबिलिटी मेजर हेड होता है, इनके अंदर सारी चीजें तुमने जैसे पढ़ी, एसेट के अंदर ये सामान आ गया, लाइबिलिटी के अंदर तुमने बहुत सारा सामान पढ़ा, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है जी, आगे आता है मेरे पास बुक वैल्यू क्या होता है सर, मार्केट वैल्यू क्या होता है सर, ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है। एक एग्जांपल बताऊंगा, आराम से सब समझ जाओगे। मैंने एक विद्यम ट्यूटोरियल्स के लिए एक लैपटॉप लिया, ठीक है जी, मैंने लैपटॉप लिया 2022 में, मैंने लैपटॉप लिया सर 1 लाख का, ठीक है। मेरे को लगा कि ये चलेगा भाई, मेरे को लगा ये चलेगा आने वाले 5 साल के लिए, तो मेरे को लगा आने वाले 5 साल के लिए चलेगा, तो मैं हर साल क्या करता हूँ, इसकी बुक वैल्यू को, इसकी जो मैंने जितने का खरीदा उसको हर साल 20-20 हजार कम करता चला जाता हूँ, 20-20 हजार का हर साल खर्चा मान लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, 2023, 2024, 2025, तो अभी 2026 आया नहीं है, तो 2026 का मैं अभी कुछ बोलूंगा भी नहीं। तो मैं क्या करूंगा, 2022-23 में मान लूंगा कि मैं इसको 20,000 से क्या कर देता हूं, एक तरीके से डेप्रीशिएट कर देता हूं। इसे तुम क्या बोलते हो? डेप्रीसिएशन, डेप्रीशिएट कर दिया, है ना। मैंने कहा 20,000 से वैल्यू कम होगी, 2023 में बोला इसकी वैल्यू 80,000 है ना। फिर 2023-24 में मैंने बोला इसकी 20,000 इस साल भी रिड्यूस करो, क्योंकि मैंने कहा ना 5 साल चलेगा, तो 20-20 हजार हर साल आप इसको उड़ाते चले जाओ। तो अब कितना बच गया 2024 में? ये 60,000 का बच गया सर। फिर अगले साल फिर 20,000 माइनस कर दो, फिर कितना बच गया? ये 25 में 40,000 का बच गया। समझ आती है बात? समझ आई? तो अब इसके अंदर क्या इसकी बुक वैल्यू है, क्या इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, क्या इसकी मार्केट वैल्यू है। सपोज मैं चाहता हूं आपके पास पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं 2023 के बारे में, कि 2023 में इस पर्टिकुलर लैपटॉप की मेरे को वैल्यूज बताओ। पहली चीज मैं आपसे पूछता हूं इसकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होता है बेटा, बुक्स में ये चीज आज कितने की दिख रही है। ये लैपटॉप जो मैंने 1 लाख का लिया था, मेरी किताबों में कितने का दिख रहा है 2023 की डेट पे? 80,000 का दिख रहा है। तो ये क्या है? इसकी बुक वैल्यू है। समझ गए? मैं आपसे पूछता हूँ ओरिजिनल कॉस्ट, मैं 2023 में पूछता हूँ आपसे कि ये जो तुम्हारे पास लैपटॉप है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी इसकी? मतलब जब तुमने खरीदा था कितने का था? तुम कहोगे 1 लाख, क्या ओरिजिनल कॉस्ट बदल जाएगी? नहीं। चाहे मैं अगले साल पूछूं तो बुक वैल्यू क्या होगी, मैं 25 में पूछूं तो बुक वैल्यू 40,000 होगी, है ना, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट अभी भी 1 लाख ही होगी। दोनों बातें समझ आई? बुक वैल्यू क्या होता है? जो वैल्यू तुम्हारी बुक्स में दिख रही है। ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है? जितने का तुमने ओरिजिनली खरीदा था। और बात आती है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू आप बाजार में जाके उसकी लगवा लेते हो। ये मैं कहता हूं, मैं चेक करवाता हूं 2025 में आज की डेट में
2025 आज की डेट में मैं चेक करवाता हूं तो पता चलता है ये तो भैया जी आज भी 60,000 का है, तो ये क्या होगा इसकी मार्केट वैल्यू। समझ गए तीनों मतलब। तो कहते हैं वैल्यू ऑफ एसेट एज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसे आप क्या बोलते हो, बुक वैल्यू। दिस इज द अमाउंट एट विच आइटम एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आइदर दैट इज कैसे निकलता है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके। जैसे हमने कहा ना टोटल 1 लाख का था, 20,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके इसकी बुक वैल्यू आ रही है। बाकी दोनों चीजें मैंने तुम्हें बता दी, ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है और मार्केट वैल्यू क्या होता है। चले आगे। बुक्स ऑफ अकाउंट, अब छोटी छोटी टर्म्स रह गई हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब होता है जहां पे तुम खाते बनाते हो, बुक्स इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड या ट्रांसफर, जो भी काम करते हो कि रिकॉर्ड कहां करा, ट्रांसफर कहां करा, मतलब कि क्लासिफाई कहां करा, समराइज कहां करा, एनालिसिस कहां करा, वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं। अगली टर्म आती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ही मैं तुम्हें बता चुका हूं कि रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। रिडक्शन भी नहीं, देखो बोलने को हम इसकी एक डेफिनेशन बोल देते हैं जो कि काफी लेमन लैंग्वेज की डेफिनेशन है, जहां पे हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इज फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ यूजेज और इफ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोल्यूशन और एक्सीडेंट। इसका मतलब होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जो तुम्हारी एसेट है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाना, रीजन बीइंग तुमने उसको यूज कर लिया, या टाइम पास हो गया, टाइम निकल गया तो मॉडल पुराना हो गया उस चीज का, या टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, या कोई एक्सीडेंट हो गया उसके साथ, वो होता है डेप्रिसिएशन। इन रियलिटी अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है, देखो डेफिनेशन के अंदर पहली लाइन लिखनी जरूरी है क्योंकि दुनिया यही समझती है हम करें क्या, एक्चुअल में मतलब क्या है। याद करो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जब लैपटॉप वाला, मैंने कहा था यार 1 लाख का लैपटॉप है, मैंने आपको बोला कि ये 5 साल चलेगा, तो इसीलिए मैं इसको हर साल 20-20 हजार का खर्चा दिखाऊंगा, पहले साल भी, दूसरे भी, इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा, मैं हर साल 20-20 हजार का खर्चा दिखा रहा हूं। मेरा पर्पस क्या है, मेजरली मेरा पर्पस है कि मैं मेरी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को उतने सालों में डिवाइड कर दूं जितने साल वो काम आने वाली है, इसलिए डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, ताकि हम अपनी फिक्स्ड एसेट को उतने सालों का खर्चा दिखाए जितने साल वो काम आनी है। जैसे कि यहां पे हमने क्या लिखा, ये परफेक्ट डेफिनेशन है, इट इज एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को एलोकेट कर दिया मैंने इन अ सिस्टमेटिक मैनर, एक सिस्टम से, इन ईच अकाउंटिंग ईयर, हर साल की, पहले साल 20,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 20,000, चौथे साल 20,000, पांचवें साल 20,000, अकाउंटिंग ईयर ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। की इसकी यूजफुल लाइफ को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया ताकि मैं हर साल का उतना उतना खर्चा दिखा सकूं। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री। एंट्री होता है बेटा कि जब भी तुमने कोई ट्रांजैक्शन हुई तो उसकी एंट्री पास कर देते हो, और ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड, जैसे आप उसको रिकॉर्ड करते हो तो आप बोलते हो मैंने एंट्री पास कर दी, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। देन वी हैव इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा बंदा जो अपने डेट नहीं चुका सकता, कि तुम पे है तो 20 रुपए, तुमने दोस्त से उधार लेके 1,000 रुपए, तो तुम क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, कि तुम अब पैसा अपना उधार नहीं चुका सकते हो। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन पोजीशन टू पे इट्स डेट। सॉल्वेंट क्या होता है इसका उल्टा, सॉल्वेंट होता है जो अपने उधार चुका सकता है, इज अ पर्सन विच इज इन पोजीशन टू पे इट्स डेट, कि तुम्हारे पास है 5,000, उधार सिर्फ 1,000 रुपए की है, तो यू आर अ सॉल्वेंट पर्सन। ठीक है जी। देन वी हैव, अंतिम 2 रह गई है। पहला प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मैंने तुम्हें बताया था मालिक होता है बिजनेस का, तो अ पर्सन हु ओन्स द बिजनेस, जो मालिक है, द पर्सन हु इन्वेस्ट अमाउंट इन द बिजनेस, और जो बियर करता है सारे के सारे रिस्क विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है, जो बिजनेस को शुरू करता है, जो वो सारे रिस्क उठाता है जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट भी अर्न हो सकता है और उसको लॉस भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, वो होता है मालिक ऑफ बिजनेस। एंड द लास्ट अकाउंटिंग टर्म दैट इज व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, कब से बताता आ रहा हूं मैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट ईयर एंड, जो तुम साल के अंत में बनाते हो। ये समराइजेशन के अंदर आती है ना, अकाउंटिंग प्रोसेस में जब समराइजेशन करते हो तो वहां पर ही आती है। इसके अंदर मेजरली 2 स्टेटमेंट्स बनाते हो तुम, याद है, एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता दे जो मुझे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता दे जो मुझे क्या बता दे, मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और दूसरी क्या बताते हो भैया, दूसरी फाइनेंशियल पोजीशन बता दे जो मुझे, फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो एसेट लायबिलिटी का स्टेटस।
जो स्टेटमेंट मेरे को प्रॉफिट लॉस बताती है उसे मैं क्या बोलता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका पूरा नाम वैसे होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, लेकिन अभी के लिए कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एसेट लायबिलिटी का स्टेटस बता दे जो, उसे आप क्या बोलते हो, बैलेंस शीट। उसे क्या बोलते हो, बैलेंस शीट बोलते हो। ठीक है जी, देखें क्या लिखा उसने। तो उसने लिखा स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए जो स्टेटमेंट्स बनाते हो उन्हें आप क्या बोलते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स बोलते हो। दे आर ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। मैंने बोला ना P&L अकाउंट का पूरा नाम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट होता है, इसे आप स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हो। एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बैलेंस शीट बनाई जाती है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, और P&L अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के केस में आप इसको ये बोलते हो, ये बनाई जाती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए। तो ये हो गई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हियर वी कम टू एन एंड। हमने जितनी भी अकाउंटिंग टर्म्स थी सारी की सारी खत्म कर ली है, और मेरे को काफी अच्छा लग रहा है कि इसी लेक्चर में खत्म हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, 2 ही पार्ट्स हमारे बने अकाउंटिंग टर्म्स के, और सारी अकाउंटिंग टर्म्स हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली है। अगर आप फिर से यहां तक आए हो तो प्लीज बताना लेक्चर कैसा लगा, क्या वाकई तुम्हें मजा आ रहा है या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो आप हमारे एंड से, तो आप हमें बता सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे सारे के सारे नोट्स मिलते हैं। इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी, तीनों की सारी प्रिपरेशन आपकी इसी चैनल पे होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। चलो जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के साथ, दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग।